चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग इक्वलाइजर रिंग के बारे में समझना चाहते थे, और इक्वलाइजर रिंग की जरूरत होती है लैप वाइंडिंग में, क्योंकि लैप वाइंडिंग में आपका सर्कुलेटिंग करंट क्या करता है? सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि यार सर्कुलेटिंग करंट किस वाइंडिंग में आएगा, वेव वाइंडिंग में आएगा कि लैप वाइंडिंग में आएगा। ठीक है, और सर्कुलेटिंग करंट का जो मेन कारण होता है दैट इज, अगर आपके पाथ में ईएमएफ कैसा होगा? अनइक्वल होगा। ठीक है, ईएमएफ अगर अनइक्वल होगा तो आपका एक करंट सर्कुलेट करेगा, और जो सर्कुलेटिंग करंट होता है, अगर आपकी वाइंडिंग में सर्कुलेटिंग करंट आया तो उसकी वजह से मशीन के अंदर कॉपर लॉस बढ़ जाते हैं, और साथ ही जो सर्कुलेटिंग करंट है वो ब्रुश से अपने पाथ को हमेशा क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। तो जब ये सर्कुलेटिंग करंट अगर वाइंडिंग में फ्लो किया तो एक किसी एक ब्रुश में जो करंट है वो रेटेड से ज्यादा बढ़ जाएगा, और किसी एक ब्रुश में करंट जो है रेटेड से कम हो जाएगा। जिस ब्रुश में रेटेड से ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा वो ब्रुश आपकी क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। और जनरली अगर करंट रेटिंग से ज्यादा है तो वहां स्पार्किंग होने लगेगी, जिसकी वजह से ब्रुश आपकी क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। तो इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वेव वाइंडिंग में सर्कुलेटिंग करंट नहीं होता, तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब देखो, आपका ईएमएफ अनबैलेंस कैसे होगा? अगर आपका जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी एक पोल में फ्लक्स चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या मान के चलेंगे? नई मशीन लेके आए हैं, और नई मशीन है, सारे के सारे जो पोल्स हैं सबका एयर गैप क्या है? सेम है। कुछ टाइम के बाद किसी एक पोल का जो पोल शू है वो ढीला हो गया, ढीले होने की वजह से वहां पर जो है एक पोल का जो एयर गैप है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एयर गैप चेंज हो जाएगा तो आपका रिलेक्टेंस चेंज होगा, रिलेक्टेंस चेंज हुआ तो किसी एक पोल का फ्लक्स क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, और एक पोल का जब फ्लक्स बदलेगा तो उसकी वजह से ईएमएफ जो जनरेट होगा वाइंडिंग में वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो यही केस हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स होने के या फिर एयर गैप होने के कई कारण थे। या तो हमारा जो है बीरिंग डैमेज हो सकती है, या तो हमारा जो है पोल शू आपका ढीला हो जाए, या फिर जो मटेरियल यूज कर रहे हैं मटेरियल थोड़ा सा जो है क्या रहे? चेंज रहे। चाहे कोई भी आप जो है पोल बनाएंगे सेम मटेरियल का, तो उनमें कुछ ना कुछ हमेशा क्या रहेगा? अंतर रहेगा। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, सर्कुलेटिंग करंट। पहले वेव वाइंडिंग में आपको समझाता हूं, और फिर लैप वाइंडिंग में। लैप वाइंडिंग में सर्कुलेटिंग करंट आएगा, लेकिन पहले वेव वाइंडिंग में समझ लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलेटिंग करंट। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलेटिंग करंट। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलेटिंग करंट। पहले हम लोग कौन सी वाइंडिंग डिस्कस कर रहे हैं? लैप वाइंडिंग। ठीक है, पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लैप वाइंडिंग। लैप, लैप की जगह वेव लिख लीजिए। पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लैप वाइंडिंग। पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वेव वाइंडिंग में कितने पाथ होंगे? कितने पैरेलल पाथ होंगे? हमेशा दो पैरेलल पाथ होंगे। ठीक है, वेव वाइंडिंग में दो पैरेलल पाथ होंगे, और हर पाथ जो होगा, हर पैरेलल पाथ सारे पोल्स को क्या करेगा? कवर करेगा। यहां मैंने बनाया हुआ था। वेव वाइंडिंग में हमेशा कितने पैरेलल पाथ होंगे? दो पैरेलल पाथ होंगे, और दोनों के दोनों पैरेलल पाथ आपके सारे के सारे पोल को क्या करेंगे? कवर करेंगे। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, तो पहला चीज मैं यहां पर लिख देता हूं। इन वेव वाइंडिंग, इन वेव वाइंडिंग, in the wave winding there are two parallel paths. There are
two parallel path, and each parallel path and each parallel path in the wave winding each parallel path in the wave winding covers या फिर lies under, each parallel path in the wave winding lies under all the poles, या फिर हर पैरेलल पाथ सारे के सारे पोल्स को क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, चलो बना देता हूं। ये आपका वेव वाइंडिंग है। वेव वाइंडिंग में दो पैरेलल पाथ होंगे तो दो ही ब्रुश होंगे। दिस इज द टू ब्रुशेज, हमेशा दो ब्रुश होंगे। दिस इज B1 एंड दिस इज B2, और ये आपके टर्मिनल निकलेंगे। A1 एंड दिस इज A2। दो पैरेलल पाथ होंगे और 6 कॉइल में ले रहा हूं, हर एक पैरेलल पाथ में 6 कॉइल, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। हर एक पैरेलल पाथ में 6 कॉइल्स आपकी सीरीज में होंगी, और सीरीज में आप जो है कॉइल को जो है कंबाइन करके यहां पर एक सिंगल कॉइल भी बना सकते हैं। हेलो, इन 6 कॉइल को आप जो है ऐड करके एक सिंगल कॉइल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और बेटा हर पैरेलल पाथ कितने पोल्स के अंडर में होगा, सारे के सारे पोल्स के अंडर में होगा। N1 S1 N2 और S2, और ये वाला पैरेलल पाथ भी आपके सारे पोल्स के अंडर पे होगा। ठीक है, ये चीज आपको पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नई मशीन खरीद के लाए, ध्यान सुनिएगा, नई मशीन खरीद के लाए हैं तो आपका हर एक पोल का एयर गैप कैसा है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है। हर एक पोल का एयर गैप यूनिफॉर्म है, तो हर एक पोल में अगर एयर गैप यूनिफॉर्म है तो हर एक पोल के लिए जो रिलक्टेंस है वो सेम है, तो हर एक पोल सेम ईएमएफ क्या, सेम फ्लक्स क्या करा, प्रोड्यूस। अगर फ्लक्स सेम होगा तो हर एक पोल की वजह से वाइंडिंग में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो पहले मैं कंडीशन मान के चल रहा हूं, नई मशीन है और आपका बैलेंस फ्लक्स कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, बैलेंस फ्लक्स की कंडीशन है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और जब मशीन पुरानी हो जाएगी तो मैं मान के चलूंगा मेरा जो N1 फ्लक्स का पोल शू है वो आपका थोड़ा सा नीचे आ गया है। नीचे आने की वजह से इसका जो रिलेक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर रिलेक्टेंस बदल जाएगा तो इसकी वजह से जो फ्लक्स है वो चेंज हो जाएगा, फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा आपका वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चूंकि आपका जो है ये जो आपके दोनों पैरेलल पाथ है, दोनों पैरेलल पाथ सारे पोल के अंडर में है, तो जो चेंज बेटा इस पाथ में होगा सेम चेंज यहां होगा, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही पाथ में हमेशा क्या रहेगा, सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं होगा तो कोई भी सर्कुलेटिंग करंट फ्लो नहीं करेगा। उसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो केस नंबर 1 कंसीडर कर रहा हूं, वेव वाइंडिंग में सर्कुलेटिंग करंट होता है कि नहीं होता, समझने की कोशिश करिए। केस नंबर 1 लिखिए, केस नंबर 1। क्या इतना फिगर बना लिया है? क्या इतना फिगर बना लिया है? चलिए केस नंबर 1, केस नंबर 1, नई मशीन है और आपका हर एक जो पोल है वो बराबर फ्लक्स क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है,
दैट इज, उसको बोलते हैं बैलेंस फ्लक्स कंडीशन। कौन सी कंडीशन? बैलेंस्ड फ्लक्स कंडीशन। ध्यान से सुनिएगा, बैलेंस फ्लक्स कंडीशन। बैलेंस फ्लक्स कंडीशन का मतलब है कि एयर गैप हर एक फ्लक्स के अंडर में सेम है, तो हर एक फ्लक्स में, हर एक पोल के अंडर में अगर एयर गैप सेम है तो फ्लक्स भी हर एक पोल का सेम होगा, और हर एक पोल का फ्लक्स सेम होगा तो हर एक पाथ में कितना ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, चलो सेम फिगर को मैं यहां उठाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इस फिगर को दोबारा नहीं बना रहा हूं, आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ध्यान से सुनिएगा, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश। अंडर बैलेंस कंडीशन मतलब हर एक पोल के अंडर में फ्लक्स की वैल्यू क्या है? सेम है। एयर गैप सेम है तो फ्लक्स सेम है। नई नई मशीन लेके आए हैं तो बेटा कितने पोल है? 4 पोल है। ध्यान सुनिएगा, बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है। चारों पोल में कंसीडर कर रहा हूं, दैट इज N1, दिस इज S1, N2 एंड दिस इज S2। अगर यूनिफॉर्म हर एक पोल के अंदर में एयर गैप सेम है तो हर एक पोल से सेम फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होगा। ध्यान सुनिएगा, हाँ यहीं से स्टार्ट किया गया है। मान लेते हैं N1 पोल के अंडर में कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है? मान लीजिए 10 वेबर का, 10 मिली वेबर का, एक मैंने वैल्यू ले ली 10 मिली वेबर। यहां भी कितना है? 10 मिली वेबर। एयर गैप सेम है तो रिलेक्टेंस सेम होगा, तो फ्लक्स भी आपका कैसा होगा? सेम होगा। अगर हर एक पोल सेम फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है तो हर एक पोल की वजह से, हर एक पोल की फ्लक्स सेम है तो हर एक पोल की वजह से ईएमएफ भी क्या होगा? सेम इंड्यूस होगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 10 मिली वेबर कितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है वाइंडिंग में? 10 मिली वेबर। N1 की वजह से 10 मिली वेबर, S1 की वजह से भी 10 मिली वेबर, इसकी वजह से, और 10 मिली वेबर आपका कितना ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा वाइंडिंग में? दैट इज, मान के चल रहा है कि 1 मिली वेबर इज इक्वल टू 1 वोल्ट, तो 10 मिली वेबर इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो दैट इज 10 मिली वेबर अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो इसकी वजह से वाइंडिंग में कितना वोल्टेज आएगा? 10 वोल्ट। इसकी वजह से भी कितना आएगा? 10 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने एक डाटा ले लिया है, बात समझ में आ रही है? 1 मिली वेबर इज इक्वल टू 1 वोल्ट माना है, तो पहला वाला जो पोल है कितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है? 10 मिली वेबर। तो 1 मिली वेबर इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, यहां पैमाना भी मान लेता हूं, लेट, यहां लिख देता हूं लेट। एयर गैप बिल्कुल सेम है, नई नई मशीन है, लेट 1 मिली वेबर फ्लक्स इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो बताओ N1 पोल की वजह से आपके वाइंडिंग में, टोटल वाइंडिंग में, फिर पैरेलल पाथ में कितना वोल्टेज आएगा? इसकी वजह से 10 वोल्ट आएगा, इसकी वजह से भी कितना वोल्ट आएगा? 10 वोल्ट आएगा, इसकी वजह से भी कितना आएगा? 10 वोल्ट आएगा, और इसकी वजह से भी कितना वोल्ट आएगा? 10 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिए, हेलो ध्यान से सुनो जरा। बैलेंस कंडीशन में ये भी 10 मिली वेबर, 10 मिली वेबर, 10 मिली वेबर, इस 10 मिली वेबर की यहां पर कितना? 10 वोल्ट, इसकी वजह से 10 वोल्ट, इसकी वजह से 10 वोल्ट, इसकी वजह से, तो टोटल आपका पहले पैरेलल पाथ में कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा? 10 10 10 कितना होगा? 40 वोल्ट, और यहां भी कितना वोल्ट होगा? 40 वोल्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपका पहला पैरेलल पाथ चारों पोल के अंदर में है, एक पोल की वजह से इतना फ्लक्स, और इस फ्लक्स की वजह से 10 वोल्ट का वोल्टेज इंड्यूस। N1 की वजह से 10 मिली वेबर, ये 10 मिली वेबर टोटल जब इस पैरेलल पाथ में आपका क्या करेगा? लिंक करेगा, तो इस वाइंडिंग में पैरेलल पाथ में कितना वोल्टेज इंड्यूस करेगा? 10 वोल्ट। इसकी वजह से कितना इंड्यूस होगा? 10 वोल्ट। अच्छा, इसको आप जो है अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इन तीनों को मिला के आप एक कॉइल बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मिला के एक कॉइल बना देता हूं तो आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है, क्या मेरी बात समझ है? इन 6 कॉइल को सीरीज में, जो कॉइल है सीरीज में, आप जो है कॉइल्स को क्या कर सकते हैं? कंबाइंड कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेम फिगर को मैं ऐसे भी बना देता हूं। हेलो, सेम फिगर को आप ऐसे भी बना सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैं इस फिगर को ऐसे भी बना देता हूं, देखिएगा जरा।
सेम फिगर को आप ऐसे भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 6 कॉइल को कंबाइन कर दीजिए और 6 कॉइल को कंबाइन करके आप एक सिंगल कॉइल भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से सुनना, दिस इज ए सिंगल कॉइल, और इस सिंगल कॉइल में कितने टर्न होंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने इनको कंबाइन किया, 6 कॉइल को कंबाइन किया और एक सिंगल कॉइल बना दी। 1 2 3 4 5 6, और यहां भी मैंने एक सिंगल कॉइल बना दी। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बताओ N1 की वजह से इसमें कितना फ्लक्स आएगा? 10 मिली वेबर। S1 की वजह से 10 मिली वेबर, इसकी वजह 10, और इस 10 की वजह 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। तो यहां पर कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा? बैलेंस कंडीशन में पहली कॉइल के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा? 40 वोल्ट। और दूसरी कॉइल के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा? इसके क्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा? 40 वोल्ट। क्या दोनों वाइंडिंग के क्रॉस बराबर वोल्टेज प्रोड्यूस होगा? और अगर बराबर वोल्टेज है तो क्या कोई सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा? पोटेंशियल करंट फ्लो करने के लिए क्या है, यहां से यहां करंट तभी फ्लो करेगा जब इन दोनों पाथ में पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पोटेंशियल डिफरेंस है क्या पाथ में? क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? नहीं। तो क्या कोई सर्कुलेटिंग करंट आएगा? बैलेंस कंडीशन में कोई भी सर्कुलेटिंग करंट नहीं आएगा। लेकिन अगर अनबैलेंस कंडीशन है तो भी वेव वाइंडिंग में कोई भी सर्कुलेटिंग करंट नहीं आता, क्योंकि अगर एक पोल चेंज होगा तो एक पोल की वजह से यहां भी ईएमएफ चेंज होगा, यहां भी ईएमएफ चेंज होगा, तो दोनों में बराबर चेंज होगा, तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, समझने की कोशिश। तो यहां पर लिख रहा हूं दैट इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो लिख रहा हूं बैलेंस कंडीशन में नो पोटेंशियल difference will be occur in the wave winding at balanced flux condition। नई नई मशीन है, फ्लक्स बिल्कुल हर एक पोल में एयर गैप समान है, जिसकी वजह से आपका बैलेंस फ्लक्स कंडीशन है, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। सो नो सर्कुलेटिंग करंट बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, लेकिन आपकी मशीन कुछ टाइम के बाद पुरानी हो जाएगी। चलिए, मशीन मेरी पुरानी होकर मैं मान के चलता हूं मेरा जो N1 पोल का पोल शू है वो नीचे खिसक गया, जिसकी वजह से इसके पाथ का रिलेक्टेंस बदल जाएगा। पाथ का रिलेक्टेंस बदल जाएगा तो N1 पोल की वजह से जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू बदल जाएगी, और अगर N1 पोल के फ्लक्स की वैल्यू बदल जाएगी तो इसकी वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो अनबैलेंस कंडीशन में क्या वेव वाइंडिंग में देखो, बैलेंस कंडीशन में कोई भी सर्कुलेटिंग करंट नहीं आएगा, नो सर्कुलेटिंग करंट। ठीक है, क्या अनबैलेंस कंडीशन में वेव वाइंडिंग में सर्कुलेटिंग करंट आएगा? नहीं आएगा, मैं दिखा रहा हूं। तो वेव वाइंडिंग में कभी भी कोई सी भी कंडीशन हो, कभी भी कोई भी सर्कुलेटिंग करंट, अगर सर्कुलेटिंग करंट नहीं है तो आपका इक्वलाइजर रिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इक्वलाइजर रिंग का काम क्या होता है? सर्कुलेटिंग करंट को रोकने के लिए हम इक्वलाइजर, अगर सर्कुलेटिंग करंट नहीं है किसी वाइंडिंग में तो इक्वलाइजर रिंग की जरूरत नहीं होगी। क्या मेरी बात पहली समझ में आई? बैलेंस कंडीशन में वेव वाइंडिंग में कोई भी आपका सर्कुलेटिंग करंट फ्लो नहीं करेगा। यहां लिख देता हूं, यहां पर मैं अलग पेन से बना देता हूं, यहां पर ऐसे दिखा रहा हूं, दिस इज नो सर्कुलेटिंग करंट। चलो केस नंबर 2 ले रहे हैं, अनबैलेंस कर। दो ही कंडीशन हो सकती है, बैलेंस या फिर अनबैलेंस, उसके अलावा तीसरी कोई कंडीशन नहीं हो सकती।
चलो केस नंबर 2 इतना बना लिया आपने। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2, अंडर अनबैलेंस कंडीशन, अनबैलेंस फ्लक्स कंडीशन, अनबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फ्लक्स कंडीशन। अनबैलेंस्ड फ्लक्स कंडीशन कब आएगी? मशीन जब पुरानी हो जाएगी। तो मैंने मान लिया है कि एक जो पोल है N1 पोल का पोल शू क्या हो गया, ढीला हो गया, नीचे आ गया। तो उसकी वजह से जो रिलेक्टेंस होगा पाथ में वो कम हो जाएगा। तो N1 पोल का फ्लक्स बदल गया, वो मैं मानो कम हो गया है। ठीक है, बढ़ भी सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, नीचे आएगा, रिलेक्टेंस कम होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन हम मान के चल रहे कम हो गया, किसी वजह से कम हो गया। ठीक है, चलो चलो मैं बना रहा हूं। एक पोल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जरूर नहीं एक ही पोल हो, दो पोल भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग एक पोल से दिखा लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। मैं वाइंडिंग बना रहा हूं, सेम वाइंडिंग को उठा रहा हूं। इन तीनों को, छयों कॉइल को मिला के मैंने एक कॉइल बना लिया है। एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह। ठीक है, चलो ये आपका N1 है। हर एक पाथ सारे के सारे पोल के अंडर में होगा। तो अगर किसी भी पोल का फ्लक्स बदलेगा तो हर एक पाथ का ईएमएफ भी बदल जाएगा। हर एक पाथ में चेंज आएगा और बराबर चेंज आएगा, क्योंकि हर एक पाथ में सारे के सारे पोल के अंडर में। हेलो, मैं मान रहा हूं कि N1 पोल ढीला हो गया है और इसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था वो कम हो गया। मान लेते 10 की जगह कितना हो गया, 9 मिली वेबर। ये आपका ढीला नहीं हुआ है, इससे कितना ही प्रोड्यूस हो रहा है, 10 मिली वेबर। इससे भी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 10 मिली वेबर। और इससे भी कितना प्रोड्यूस हो रहा है फ्लक्स, 10 मिली वेबर। और आप देखेंगे मैंने माना था कि 1 मिली वेबर कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, 1 वोल्ट। तो N1 का जो है फ्लक्स बदल गया है, तो इसकी वजह से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वाइंडिंग में वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 9 वोल्ट, इसकी वजह से 10 है, तो इसकी वजह से कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, 10 वोल्ट। इसकी वजह से कितना प्रोड्यूस होगा, 10 वोल्ट। और इसकी वजह से कितना प्रोड्यूस होगा, 10 वोल्ट। चलो पहले पैरेलल पाथ में देखते हैं कि कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। पहले पैरेलल पाथ में अनबैलेंस कंडीशन में इसकी वजह से फ्लक्स बदल गया, तो इसकी वजह से वोल्टेज भी बदल गया। और बेटा देखेंगे हर एक पैरेलल पाथ सारे पोल के अंडर में, तो अगर यहां पर फ्लक्स बदलेगा तो इस पैरेलल पाथ में फ्लक्स बदलेगा, तो यहां भी वोल्टेज जितना यहां चेंज आएगा इस पैरेलल पाथ में, इतना यहां भी चेंज आएगा। बाकी का तो फ्लक्स क्या है, सेम है, तो इनकी वजह से सेम आएगा। तो इसकी वजह से 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, तो टोटल कितना वोल्टेज आएगा। अनबैलेंस कंडीशन में टोटल वोल्टेज कितना आएगा, पहले पाथ में 39 वोल्ट। और बेटा दूसरे पाथ में भी कितना ही वोल्टेज आएगा, 39 वोल्ट। जितना चेंज पहले पैरेलल पाथ में होगा उतना ही, क्योंकि वो वाला पाथ भी सेम पोल के अंडर में चारों के चारों, जितना पहले पाथ में चेंज उतना दूसरे पाथ में भी चेंज, तो वोल्टेज में भी उतना ही चेंज आएगा। क्या अभी कोई पोटेंशियल डिफरेंस आया क्या अनबैलेंस कंडीशन में, नहीं आया ना, नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो नो सर्कुलेटिंग करंट इन दिस केस आल्सो। तो वेव वाइंडिंग में कभी भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर एक पाथ सारे पोल के अंदर में कोई एक पोल का फ्लक्स बदलेगा तो पहले पाथ में जितना चेंज होगा सेम चेंज आपका दूसरे पाथ में होगा। तो जितना वोल्टेज यहां पर उतना वोल्टेज यहां पर, हमेशा कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा
तो नो सर्कुलेटिंग करंट, नो सर्कुलेटिंग करंट, नो सर्कुलेटिंग करंट। तो लिख रहा हूं, नो सर्कुलेटिंग करंट, नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन लैप में ऐसा नहीं हुआ। लैप में हर एक पैरेलल पाथ दो पोल के अंदर पे लाई करेगा। पोल वहां पर जो होंगे हर एक पैरेलल पाथ में अलग अलग होंगे। तो एक पोल का फ्लक्स बदलेगा तो कुछ वाइंडिंग का फ्लक्स बदल जाएगा, तो वाइंडिंग का फ्लक्स बदलेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आ जाएगा। नो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ऑकर, will be occur in the wave winding at unbalanced flux condition, so that no circulating current in the wave winding in the unbalanced condition also. तो सर्कुलेटिंग करंट नहीं आने वाले चाहे कोई सी भी कंडीशन हो वेव वाइंडिंग में। क्यों नहीं आया? क्योंकि हर एक पाथ सारे फ्लक्स के अंडर में, किसी भी एक पोल का फ्लक्स बदलेगा तो हर एक पाथ में बराबर चेंज आएगा। हर एक पाथ में एक पोल बदलेगा तो जितना चेंज इस पाथ में उतना ही चेंज इस पाथ में, क्योंकि सारे सेम पोल के अंडर में है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा बराबर रहेगा। लेकिन अभी लैब में दिखा रहा हूं, लैब में चेंज बदल जाएंगी चीजें। तो लिखता हूं बेटा, चलिए लिखिए। तो नोट करके लिखेंगे, in the wave winding, in the wave winding, each parallel path lies under all the poles, so that so that so that so that so that so that when the flux distribution is unbalanced, when the flux distribution is unbalanced, then तब हर एक पैरेलल पाथ में सेम इफेक्ट आएगा। अगर आपका फ्लक्स अनबैलेंस होगा तो चूंकि हर एक पैरेलल पाथ में सेम पोल के अंडर में आ रहे हैं तो हर एक पैरेलल पाथ में बराबर चेंज आएगा। देन इक्वल इफेक्ट
occur in all the parallel path, in all the parallel path, सारे पैरेलल पाथ में इक्वल इफेक्ट आएगा, और अगर इक्वल इफेक्ट आएगा, इक्वल चेंज आ रहा है, तो पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा. सो दैट therefore लिखो, therefore no potential difference, no potential difference, no potential difference will be occur in the wave winding. Hence no circulating current is flowing in the wave winding. Hence no circulating current is flowing in the wave winding. वेव वाइंडिंग में सर्कुलेटिंग करंट नहीं होता, और सर्कुलेटिंग करंट ना होने की वजह से इक्वलाइजर रिंग की जरूरत नहीं होती. तो अभी मैं ये नहीं लिखा रहा हूं, अभी आगे मैं दिखाऊंगा कि सर्कुलेटिंग करंट को रोकने के लिए इक्वलाइजर रिंग लगाते हैं. तो पहली बात क्लियर होनी चाहिए, वेव वाइंडिंग में आपका जो है, या फिर जनरली हम जब मशीन बनाते हैं ना, तो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है बेटा, आपका जो है अनइक्वल होता है. तो अनइक्वल अगर होगा तो भी पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो है हर एक पाथ में बराबर चेंज आएगा. वेव वाइंडिंग में तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो आपका सर्कुलेटिंग करंट की प्रॉब्लम नहीं होगी. अब लिखिए जरा लैप वाइंडिंग में. लैप वाइंडिंग में समझा रहा हूं, उसके बाद एक एग्जांपल लेके भी मैं चीजें आपको बताऊंगा कि सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कैसे करता है, और उसकी वजह से कॉपर लॉस बढ़ेगा, और आपका जो ब्रश होंगे, ब्रश के थ्रू अपने पाथ को कंप्लीट करेगा, और ब्रश के थ्रू अगर अपने पाथ को कंप्लीट करेगा तो एक ब्रश पे ओवर करंट फ्लो करेगा और एक पे अंडर. ओवर करंट की वजह से ब्रश आपकी डैमेज हो जाएगी. ठीक है, तो मैं समझाऊंगा, फिर समझते जाइए. जो है मैं एक एग्जांपल लूंगा, डाटा लेके आपको चीजें बताऊंगा. नेक्स्ट हेडिंग है लैप वाइंडिंग. लैप वाइंडिंग में सर्कुलेटिंग करंट होता है कि नहीं होता? ठीक है, आ जाइए. लैप वाइंडिंग में हमने 4 पोल लिए थे, 4 पैरेलल पाथ होंगे, और हर एक पैरेलल पाथ 2 पोल के अंदर पे लाई करेगा. तो फिगर मैंने आपको बनाया था बेटा, देखिए जरा. लैप वाइंडिंग में 4 पैरेलल पाथ थे. कितने पैरेलल पाथ थे? 4 पैरेलल पाथ थे. और ये जो पहला पैरेलल पाथ था वो N1 S1 के बीच में लाई कर रहा था, दूसरा S1 N2, तीसरा S2 N1, और चौथा S2 N1 के बीच में लाई कर रहा था. सेम पोल में होने से भैया, सेम पोल में सारे के सारे जो है, सूरज प्रताप सिंह, इतनी देर से मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं कि अगर जो है सारे के सारे पैरेलल पाथ सेम पोल के अंदर में होंगे, तो कभी भी अगर फ्लक्स बदलेगा तो जितना बदलाव यहां पर इस पाथ में होगा उतना बदलाव इस पाथ में होगा. अगर दोनों पाथ में बदलाव सेम है तो पोटेंशियल में कभी अंतर आएगा, कभी अंतर नहीं आएगा, तो सर्कुलेटिंग करंट नहीं होगा. सर्कुलेटिंग करंट कहां आएगा? लैप वाइंडिंग में. ठीक है, तो लैप वाइंडिंग का मैंने फिगर आपको बनवाया था, और लैप वाइंडिंग में हर एक पैरेलल पाथ 2 पोल के अंदर पे लाई करता है, 2 पोल के अंदर पे लाई करता है. ये मैं बता चुका हूं, अभी आपको आना चाहिए. पहला पैरेलल पाथ किन 2 पोल के अंदर में लाई करेगा? N1 और S1. ये तो क्लियर है, मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर में. दूसरा पैरेलल पाथ S1 और N2 के बीच में लाई करेगा. तीसरा पैरेलल पाथ N2 और S2, और फिर S2 और N1. S2 के बाद फिर से N1 पोल. राउंड मशीन है, रिपीट हो जाएगा. ठीक है, तो इसी फिगर को समझाता हूं, यहां से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं. ठीक है, चलिए. लैप वाइंडिंग में, लैप वाइंडिंग में आपके पास 4 पैरेलल पाथ है. तो ये पहले ये पॉइंट लिखेंगे, इन लैप वाइंडिंग in
लैप वाइंडिंग, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा किसके बराबर होंगे? पोल। 4 पोल लेके चले थे तो 4 होंगे, दैट इज इक्वल टू कितने पोल लिए थे? 4, तो 4 पैरेलल पाथ होंगे। एंड ईच पैरेलल पाथ in a lap winding, in a lap winding is always lies under only 2 poles, 2 पोल्स के अंडर पे लाई करेगा। टोटल मेरे पास 12 कॉइल थी, 4 पैरेलल पाथ थे, तो हर एक पैरेलल पाथ में 3 कॉइल सीरीज में लगी थी, स्लॉट पर पोल इन द सेम नंबर ऑफ कॉइल कनेक्टिंग इन सीरीज इन लैप वाइंडिंग। तो मैं फिगर बनाता हूं, और बेटा कितनी ब्रुश होंगी? जितने पैरेलल पाथ उतनी ब्रुश, 4 ब्रुश। 2-2 ब्रुश को हम लोग क्या करते थे? शॉर्ट कर देते थे, ठीक है। सर्कुलेटिंग करंट के लिए मैं ये वाला फिगर बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बताने के लिए इस फिगर से समझा देता हूं, लेकिन एक्चुअली मैं समझाने के लिए ये वाला फिगर बनाऊंगा। ये भी फिगर मैं आपको बता चुका हूं, अभी समझाने के लिए मैं इस फिगर को यूज कर रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। चलिए, 4 पैरेलल पाथ है, ए नॉट, दिस इज A1 एंड दिस इज A2। A1 क्या किया था? B1 और B3 को शॉर्ट कर दिया था, इन 2 ब्रुश को, ये सेम पोटेंशियल पे थी, और B2 और B4 को शॉर्ट कर दिया था। 4 पैरेलल पाथ है, फर्स्ट पैरेलल पाथ जिसमें 3 कॉइल आपकी सीरीज में लगी हैं, ये दूसरा पैरेलल पाथ है, इसमें भी 3 कॉइल सीरीज में लगी हैं, ये तीसरा पैरेलल पाथ है, और ये चौथा पैरेलल पाथ है। हर एक पैरेलल पाथ 2 पोल के अंडर में है। पहला पैरेलल पाथ किस किस पोल के अंडर में था? N1 और S1 मैं आपको दिखा चुका था। दूसरा पैरेलल पाथ S1 और N2 के अंडर में था। तीसरा पैरेलल पाथ N2 और S2 के अंडर में था, और बेटा चौथा पैरेलल पाथ था आपका S2 और N1 के अंडर में था, ठीक है। अब इसमें देखते हैं भाई सर्कुलेटिंग करंट आता है कि नहीं आता। तो केस नंबर 1 बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में तो सर्कुलेटिंग करंट नहीं होता, लेकिन कभी भी बैलेंस फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा नहीं, वो तो आइडियल कंडीशन में, क्योंकि जब भी आप पोल डिजाइन करेंगे तो पोल में मटेरियल में कुछ ना कुछ अंतर आएगा, या फिर किसी का हम पोल शू ज्यादा कस देंगे, किसी का कम। बिल्कुल इक्वल कसना तो इम्पॉसिबल है। क्या तुम बता सकते हो कि बिल्कुल बराबर कसा है? या फिर आपका जो है, जो हमारी जो है जो बीरिंग थी वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई है, तो प्रैक्टिकल कंडीशन में अनबैलेंस फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन ही मिलता है। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि पहले बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन में कोई भी सर्कुलेटिंग करंट नहीं होता। सर्कुलेटिंग करंट अगर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनबैलेंस हुआ तो आपका दैट इज आपका सर्कुलेटिंग करंट आ जाएगा, करंट सर्कुलेट करेगा वाइंडिंग में, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दिखाता हूं मैं आपको। चलिए, केस नंबर 1 मान रहे हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1, अंडर बैलेंस कंडीशन, मतलब बिल्कुल नई नई मशीन के लाए हैं खरीद के,
और सारे सारे पोल्स बिल्कुल इक्वल लेंथ पे कसे हुए हैं, बीरिंग भी बिल्कुल सही लगी है, बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल से बना है, मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो एयर गैप सब हर एक पोल में बराबर फ्लक्स क्या हो रहा होगा, प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है, अंडर बैलेंस कंडीशन, अंडर बैलेंस्ड फ्लक्स कंडीशन। अंडर बैलेंस कंडीशन, अगर बैलेंस फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब हर एक पोल में एयर गैप बिल्कुल सेम है। चलो बनाता हूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा, आप फिगर थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, लैप वाइंडिंग में नाउ दिस इज A1, दिस इज A2, B1 और B3, दिस इज B2 एंड B4। अच्छा, हर एक पैरेलल पाथ में कितनी वाइंडिंग है ये बताओ। हर एक पैरेलल पाथ में 3 वाइंडिंग सीरीज में लगी है, 3 कॉइल, इनको सीरीज में कनेक्ट करके एक सिंगल कॉइल बना देता हूं 3 टर्न की। क्या कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दिस इज नथिंग बट दिस इज द फर्स्ट कॉइल। तीनों कॉइल को कंबाइन करके 3 टर्न की एक कॉइल बना दिया। ये कॉइल किन किन पोल के अंडर में है? N1 और S1 के। दूसरी जो कॉइल है उसमें भी 3 कॉइल है, 1 2 3, और दैट इज दूसरी कॉइल किन किन पोल के अंडर में है? S1 और N2। तीसरी कॉइल में भी 3 टर्न है, तीनों को मिला के एक सिंगल कॉइल बना दिया। और तीसरी कॉइल किन किन पोल के अंडर में है? N2 और S2। और तीसरी कॉइल जो है, चौथी जो कॉइल है वो आपके, उसमें भी 3 कॉइल सीरीज में कनेक्ट है, 3 टर्न बना दिए। और एक किन किन पोल के अंडर में है? दैट इज S2 और N1। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा लेके चला? बैलेंस ना, हर एक पोल के अंदर एयर गैप बिल्कुल एक समान है तो फ्लक्स भी एक समान प्रोड्यूस होगा। N1 S1 N2 एंड दिस इज S2, ठीक है। बिल्कुल समान फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये भी कितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है? 10 मिली वेबर। ये भी 10 मिली वेबर, दिस इज 10 मिली वेबर। और ये भी कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 10 मिली वेबर। और 1 मिली वेबर 1 वोल्ट, तो N1 की वजह से कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा? 10 वोल्ट। N2 की वजह से कितना वोल्ट आएगा? 10 वोल्ट। S1 की वजह से 10 वोल्ट और S2 की वजह से कितना? जब समान डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हर एक पोल समान फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, और समान फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा तो वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगी? समान। देखते हैं जब बैलेंस कंडीशन है तो क्या लैप वाइंडिंग में, सर लैप बैलेंस कंडीशन में किसी भी वाइंडिंग में नहीं होता, लेकिन बैलेंस फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन जिंदगी में कभी नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप मशीन बनाएंगे तो बीयरिंग में कुछ ना कुछ अंतर हो सकता है, पोल शूज आपके अनइक्वल कंडीशन हो सकते हैं, या फिर जो आप पोल बना रहे हैं उनके मटेरियल में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, तो फ्लक्स अलग अलग आएगा। तो हम लोग तो ये आइडियल कंडीशन मान के चल रहे हैं। तो पहले जो मशीन नई थी मान के चल रहे हैं कि नई मशीन थी, फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम था, सर्कुलेटिंग करंट नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वल बैलेंस फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और उसको दिखाने के लिए मैं भी आपका एक पोल को नीचे करने वाला हूं। और जैसी अनबैलेंस फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लैप वाइंडिंग में इमीडिएटली आपका जो है क्या होने वाला है? आपका जो है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अभी मैंने एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाया, एग्जैक्ट फिगर अभी बनाऊंगा, रेजिस्टेंस था दिखा के वाइंडिंग का।
और एग्जैक्टली करंट आएगा। ध्यान से सुनिएगा अब जरा। हो गया? चलो यहां पर बताओ पहली कॉइल में कितना वोल्टेज आएगा। हेलो, N1 की वजह से कितना, N1 की वजह से 10 वोल्ट और S1 दोनों बराबर फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। 10 वोल्ट 10 वोल्ट, इस कॉइल के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, 10 वोल्ट। पहली कॉइल के क्रॉस कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, पहली कॉइल के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा बताओ। इन दोनों की वजह से कितना वोल्टेज, 20 वोल्ट। इन दोनों की वजह से दूसरी कॉइल के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, यहां लिख देता हूं, ऐसे लिखता हूं। पहली कॉइल की वजह से टोटल वोल्टेज कितना आएगा, 20 वोल्ट। दूसरी कॉइल के क्रॉस इन दोनों पोल की वजह से, इसकी वजह से भी 10 वोल्ट है, इसकी वजह से भी 10 वोल्ट है। देखो N1 और हेलो S1 की वजह से 10 वोल्ट, N2 की वजह से 10 वोल्ट। कितना वोल्टेज आएगा, 20 वोल्ट। यहां पर कितना आएगा, तीसरी कॉइल के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, 20 वोल्ट। और चौथी कॉइल के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, 20 वोल्ट। क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या नहीं है। तो क्या कोई सर्कुलेटिंग करंट होगा, कोई भी सर्कुलेटिंग, नो सर्कुलेटिंग करंट। चलो बैलेंस कंडीशन में कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। अनबैलेंस कंडीशन के बारे में बात करते हैं जो प्रैक्टिकली ऑकर करती है। चलो आ जाओ। अनबैलेंस कंडीशन में मान के चलते हैं कि जो मेरा N1 पोल था ना वो ढीला हो गया है, तो थोड़ा सा क्या आ गया, नीचे आ गया, मशीन पुरानी हो गई है। जब ढीला हो जाएगा तो इसकी वजह से फ्लक्स की वैल्यू हमने कितनी मान ली थी, 9 मिली वेबर मान ली थी, इसकी वजह से फ्लक्स। और N1 की वजह से फ्लक्स घट जाएगा। तो N1 कितने वाइंडिंग से एसोसिएटेड है, एक वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग। यहां पर चेंज आएगा, इन दोनों वाइंडिंग के पोटेंशियल में चेंज आ जाएगा, लेकिन यहां पर ये दोनों वाइंडिंग N1 पे डिपेंड नहीं करे, तो यहां पर फ्लक्स की वैल्यू अलग होगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। लैप वाइंडिंग में कुछ जो हमारे पास पैरेलल पाथ होंगे वो आपके सारे के सारे पोल से एसोसिएट नहीं, कुछ ही पोल आपके जो हर एक पैरेलल पाथ 2 पोल से। तो अगर किसी एक पोल का फ्लक्स बदलेगा तो कुछ पैरेलल पाथ का फ्लक्स फ्लक्स जो लिंकेज है वो चेंज हो जाएगा। कुछ पैरेलल पाथ का फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा तो उन पैरेलल पाथ का वोल्टेज बदल जाएगा, बाकी का वोल्टेज अलग होगा। और कुछ पैरेलल पाथ का वोल्टेज, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करने लगेगा। दिखा रहा हूं, नेक्स्ट लिखिए नाउ। तो यहां पर मैं सर्कुलेटिंग करंट को आईसी से दिखा रहा हूं। हेलो, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल बराबर है। क्या सर्कुलेटिंग करंट आएगा क्या, आईसी का मतलब कौन सा करंट है, सर्कुलेटिंग करंट। क्या कोई सर्कुलेटिंग करंट होगा, तो मैंने लिखा आईसी की वैल्यू 0, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। करंट फ्लो करने के लिए 2 पाथ में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अनबैलेंस कंडीशन लिखिए, केस नंबर 2। केस नंबर 2, चलिए केस नंबर 2। केस नंबर 2, अंडर अनबैलेंस्ड फ्लक्स कंडीशन। और प्रैक्टिकल में यही कंडीशन ऑकर करती है मशीन के अंदर। जब भी आप मशीन बनाएंगे ना तो जो पोल फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे वो अलग अलग फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि मटेरियल में कुछ न कुछ अंतर होगा। एयर गैप हर एक पोल के अंदर का बराबर नहीं होगा, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अनबैलेंस फ्लक्स कंडीशन, सेम मैं फिगर उठा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सेम फिगर मैंने उठाया, वो फिर से बनाओ, मैं इसी को उठा लेता हूं, आप लोग को फिर से बनाना पड़ेगा। इसको बस मिटा देता हूं। इस बार मान लीजिए N1 पोल ढीला हो गया है,
मशीन पुरानी हो गई, N1 पोल ढीला हो गया। ढीला होने की वजह से उसका फ्लक्स, पाथ का रिलेक्टेंस चेंज हो तो फ्लक्स बदल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। दिस इज N1 S1 N2 S2। N1 पोल थोड़ा सा ढीला हो गया तो जिसकी वजह से पाथ का रिलेक्टेंस बदल गया, तो इसकी वजह से फ्लक्स की वैल्यू कम हो गई, मान लेते हैं 9 मिली वेबर हो गया है। S1 N2 और S2 ये पोल बिल्कुल सही है अभी भी, तो इनकी वजह से सेम फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है 10 मिली वेबर 10 मिली वेबर 10 मिली वेबर। और बेटा अगर फ्लक्स बदल जाएगा N1 का तो इसकी वजह से वोल्टेज भी बदल जाएगा। 1 मिली वेबर इज इक्वल टू 1 वोल्ट, तो 9 मिली वेबर की वजह से N1 पोल की वजह से अब कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा? 9। इसकी वजह से 10 वोल्ट, इसकी वजह से 10 वोल्ट, और इसकी वजह से सूरज, समझो यहां पर पिछली बार हर एक पैरेलल पाथ सारे पोल के अंडर में था, लेकिन लैप वाइंडिंग में हर एक पैरेलल पाथ सारे पोल के अंडर में नहीं होगा, केवल 2 ही पोल के अंडर में होगा। चलो, अनबैलेंस कंडीशन में पहली पैरेलल पाथ में कितना वोल्टेज है? लो, N1 का फ्लक्स बदल गया है, N1 का फ्लक्स बदलेगा तो इस वाले पाथ का फ्लक्स लिंकेज टोटल बदल जाएगा। N1 की वजह से कितना वोल्टेज? 9 वोल्ट। S1 की वजह से 10 वोल्ट, तो टोटल इस पाथ में कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा? अब अनबैलेंस कंडीशन में पहले पाथ में कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा? 19 वोल्ट। क्या इस बात से एग्री है? चलो, दूसरा पैरेलल पाथ किन किन पोल के अंडर में? S1 और N2। S1 की वजह से 10 वोल्ट, S2 की वजह से 10 वोल्ट, S1 की वजह से और N2 की वजह से 10 वोल्ट, तो दूसरे पैरेलल पाथ में कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा जरा बताओ? 20 वोल्ट। तीसरे पैरेलल पाथ में S2 और N2 10 वोल्ट 10 वोल्ट, कितना वोल्टेज आएगा? 20 वोल्ट। और बेटा यहां पर कितना वोल्टेज आएगा? S2 और N1, N1 की वजह से 9 वोल्ट, S2 की वजह से 10 वोल्ट, टोटल वोल्टेज कितना आएगा? 19 वोल्ट। देखो, लैप वाइंडिंग में अगर किसी एक पोल का फ्लक्स बदल गया, किसी एक पोल का फ्लक्स बदल गया, तो कुछ पैरेलल पाथ का वोल्टेज क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यहां पर कुछ पैरेलल पाथ का, सारे पैरेलल पाथ का वोल्टेज बदलेगा क्या? कुछ पैरेलल पाथ, ठीक है। N1 जिससे सोच रहे तो उन पैरेलल पाथ की वोल्टेज, N1 का फ्लक्स कम हुआ तो इन दोनों पैरेलल पाथ का वोल्टेज क्या हो गया? कम। कुछ पैरेलल पाथ का वोल्टेज बदल, और जैसे ही पैरेलल पाथ का वोल्टेज बदल जाएगा तो क्या इन दोनों पाथ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया क्या? यहां पर 19 वोल्ट है और यहां पर 20 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या सर्कुलेटिंग करंट आ जाएगा? यहां पर करंट सर्कुलेट, अभी मैंने रेजिस्टेंस नहीं बनाया, अभी रेजिस्टेंस आगे चल के मैं बनाऊंगा, निकालूंगा वैल्यू कितना सर्कुलेटिंग करंट आएगा। लेकिन आप देखेंगे इस पैरेलल पाथ में आप मान सकते हैं यहां पर इसका रेजिस्टेंस भी होगा। तो जैसे मान लीजिए कभी आपको एक सर्किट दिया हो बचपन में, जैसे हम लोग करते थे, या फिर नेटवर्क आप पढ़े होंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर 19 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ 20 वोल्ट है, यहाँ 19 वोल्ट है। मान लीजिए हर एक पाथ का रेजिस्टेंस 3 कॉइल थी तो रेजिस्टेंस आपका बराबर था, तो क्या सर्कुलेटिंग करंट नहीं फ्लो कर जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आएगा ना, तो सर्कुलेटिंग करंट विल बी देयर। तो यहां पर मैं दिखा रहा हूं, यहां पर लैप वाइंडिंग में आपका कौन सा करंट फ्लो कर जाएगा? दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, इन दो पाथ में पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वजह से कौन सा करंट आ जाएगा? सर्कुलेटिंग करंट एग्जिस्ट करेगा। यहां पर सर्कुलेटिंग करंट की वैल्यू नॉन जीरो होगा। क्या इन दोनों पाथ के बीच में सर्कुलेटिंग करंट आएगा क्या? नहीं, इन दोनों पाथ के बीच में सर्कुलेटिंग करंट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों पाथ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां भी सर्कुलेटिंग करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा। सर्कुलेटिंग करंट विल बी फ्लो। तो किस वाइंडिंग में सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता है? लैप वाइंडिंग में। प्रैक्टिकली अनबैलेंस फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वेव वाइंडिंग में क्या था?
हर एक पैरेलल पाथ में सारे सारे पोल थे, किसी एक पोल के फ्लक्स में चेंज हुआ तो हर एक पैरेलल पाथ में सेम चेंज आएगा, सेम चेंज आएगा तो दोनों ही पाथ में बराबर फ्लक्स आएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर एक पैरेलल पाथ सेम पोल के अंडर में नहीं है, दो पोल के अंडर में अलग अलग होने वाले हैं। तो किसी एक पोल का फ्लक्स बदलेगा तो कुछ पैरेलल पाथ के फ्लक्स क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, सर्कुलेटिंग करंट। तो लिख रहा हूं, यहां पर लिखिए जरा, यहां पर लिख रहा हूं सर्कुलेटिंग करंट विल बी एग्जिस्ट, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी एग्जिस्ट, लिख रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस इज एग्जिस्ट। किस पोल की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, N1 पोल की वजह से, N1 पोल का फ्लक्स बदल गया था, तो इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इज एग्जिस्ट सो दैट सर्कुलेटिंग करंट IC एग्जिस्ट, यहां पर एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसमें लिखते हैं जरा, और सर्कुलेटिंग करंट लैप वाइंडिंग में आता है, इसलिए यहां पर इक्वलाइजर रिंग लगाना पड़ेगा इस करंट को ब्रश से पास होने से। इसको हम रोक नहीं सकते, सर्कुलेटिंग करंट तो आएगा ही, क्योंकि फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिकल मशीन में होने ही वाला है। तो सर्कुलेटिंग करंट आएगा, लेकिन ये सर्कुलेटिंग करंट अपने पाथ को ब्रुश से कंप्लीट करता है, ब्रुश से ना पास करा के हम इसको अंदर ही अंदर बाईपास कर देंगे, जिसकी वजह से ब्रुश डैमेज होने से बच जाएगी। चलो लिखो जरा, लिखें, बना लिए फिगर, चलो लिखो जरा। इन लैप वाइंडिंग in the lap winding, each parallel path lies under only two poles, so that so that so that so that when 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 unbalanced when unbalanced flux condition will be occurs जब भी अनबैलेंस फ्लक्स की कंडीशन ऑकर होगी, व्हेन अनबैलेंस फ्लक्स कंडीशन विल बी ऑकर, जब भी अनबैलेंस फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपके पैरेलल पाथ में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी अनइक्वल हो जाएगा। क्या इक्वल ईएमएफ आएंगे क्या? कुछ पाथ के वोल्टेज आपके क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, जिसकी वजह से अनइक्वल पैरेलल पाथ में जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, ऑकर therefore when unbalanced flux condition will be occur, then EMF induced in some parallel path
सम पैरेलल, कुछ पैरेलल पाथ में जो इंड्यूज ईएमएफ है, देन ईएमएफ इंड्यूज इन सम पैरेलल पाथ will be change, will be change. Then EMF induced in some parallel path will be changed. Therefore potential difference, therefore potential difference will be occur, will be occurs in the parallel path. Parallel path के बीच में potential difference occur होगा, parallel path. Parallel path, and this potential difference will circulate the circulating current in the lap winding. Then the potential difference will be occur in the parallel path, which results या फिर this results या फिर इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या रिजल्ट होगा, एंड दिस पोटेंशियल difference will cause the circulating current, the circulating current in the lap winding, जिसकी वजह से लैप वाइंडिंग में कौन सा करंट फ्लो करता है, सर्कुलेटिंग करंट क्या कर जाता है, फ्लो करता है. ठीक है, चलो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि भाई सर्कुलेटिंग करंट जब फ्लो करेगा लैप वाइंडिंग में, सर्कुलेटिंग करंट कब आएगा, अनबैलेंस कंडीशन में आएगा. ठीक है, जिसकी वजह से कुछ पाथ के ईएमएफ बदल जाएंगे, और अगर कुछ पाथ के ईएमएफ आपके बदल जाएंगे तो जो सर्कुलेटिंग करंट आएगा, पोटेंशियल सर्कुलेटिंग करंट जो होगा वो अपने पाथ को कैसे कंप्लीट करेगा, उसकी वजह से एक तो कॉपर लॉस बढ़ेगा, दूसरा ब्रूस के थ्रू अपने पाथ को कंप्लीट करेगा. अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं, उसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा. ठीक है, चलिए समझाने की कोशिश करता हूं. चलिए, तो ये तो आपकी बात क्लियर हो गई कि भाई सर्कुलेटिंग करंट किस वाइंडिंग में फ्लो करने वाला है, लैप वाइंडिंग में फ्लो करने वाला है. तो पहले मैं मान के चल रहा हूं कि मेरी बैलेंस कंडीशन थी. बैलेंस कंडीशन में आपके पास हर एक पाथ में बराबर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, सर्कुलेटिंग करंट नहीं आएगा. बैलेंस कंडीशन में हर एक पाथ में कितना करंट फ्लो करेगा उस करंट को देख लेते हैं, और जब भी हमारा जो है अनबैलेंस कंडीशन आएगी तो पाथ में करंट क्या होंगे, बदलेंगे. कितना करंट हम उसको बदलेंगे. तो एग्जांपल लेता हूं दिखाने के लिए कैसे पाथ को कंप्लीट करता है और कॉपर लॉस कैसे बढ़ता है. बहुत ध्यान समझिएगा, और ये मैं अपनी तरफ से डाटा मान रहा हूं आपको समझाने के लिए, कोई हार्ड एंड फास्ट डाटा नहीं है. ठीक है, चलिए समझाने की कोशिश करता हूं. सर्कुलेटिंग करंट इन द लैप वाइंडिंग. ठीक है, चलिए आ जाइए. अब हेडिंग डाल लो, सर्कुलेटिंग करंट को दिखा रहा हूं लैप वाइंडिंग में. सर्कुलेटिंग करंट लैप वाइंडिंग में ही ऑकर करता है. ठीक है, चलो चलो आपको दिखाने के लिए मैं राउंड मशीन बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. और ये वाला फिगर बना रहा हूं. मान लीजिए मेरे पास डीसी जनरेटर, और डीसी जनरेटर में मैं टर्मिनल में 50 वोल्टेज चाहता हूं. कितना वोल्टेज चाहता हूं, 50 वोल्ट.
हेलो, इधर आओ। हेलो, ये बताओ, ये वाला फिगर बना रहा हूं समझाने के लिए, क्योंकि सर्कुलेटिंग करंट में तभी दिखा पाऊंगा किस किस पाथ में आएगा। ठीक है, ये बताओ डीसी जनरेटर में लोड के क्रॉस मुझे कितना वोल्टेज चाहिए? मान लो 50 वोल्ट चाहिए। अगर 50 वोल्ट चाहिए, लोड के क्रॉस अगर 50 वोल्ट चाहिए, तो हर एक पैरेलल पाथ में कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा? मैंने बताया था 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, है ना? पैरेलल में लगा है। अगर यहाँ 50 वोल्ट चाहिए, तो क्या वाइंडिंग के क्रॉस भी 50 वोल्ट आएगा? नहीं, वाइंडिंग के क्रॉस थोड़ा सा ज्यादा वोल्ट आएगा। वाइंडिंग में कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसमें ड्रॉप होगा। ड्रॉप होने के बाद कितना वोल्टेज दिखाई देगा? 50 वोल्ट दिखाई देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वाइंडिंग के अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो थोड़ा सा ज्यादा, जनरेटेड ईएमएफ ज्यादा होगा। जनरेटेड ईएमएफ में क्या होगा? थोड़ा सा लॉस होगा। और लॉस होने के बाद आपका वाइंडिंग के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा? 50 वोल्ट। वाइंडिंग के अक्रॉस 50 वोल्ट आएगा। जनरेटेड वोल्टेज थोड़ा सा ज्यादा होगा। ड्रॉप होने के बाद वाइंडिंग के अक्रॉस 50 वोल्ट और लोड के अक्रॉस भी 50 वोल्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। पहले मैं बैलेंस कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कब के बारे में बात करो? बैलेंस कंडीशन, अंडर बैलेंस कंडीशन। अंडर मतलब बिल्कुल नई मशीन लेके आए हैं आप, ऐसा मान सकते हैं। अंडर बैलेंस्ड फ्लक्स कंडीशन। अगर बैलेंस फ्लक्स कंडीशन है, तो हर एक पैरेलल पाथ में क्या बराबर बराबर वोल्टेज इंड्यूस होगा? क्या अभी बताया? बराबर बराबर वोल्टेज क्या होगा? इंड्यूस होगा। ठीक है, चलो, बैलेंस फ्लक्स कंडीशन है। अच्छे बताइए, हर एक पैरेलल पाथ में तीन कॉइल है। तीन कॉइल को मिलाकर मैं एक कॉइल बना सकता हूं। और ये बताओ, ये जो कॉइल है ये कंडक्टर है ना? हेलो, कंडक्टर है। कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, होगा ना? तो मैं सीरीज में उसका रजिस्टेंस दिखा दूंगा। तीनों कॉइल का रजिस्टेंस मिला के एक सिंगल रजिस्टेंस दिखा दूंगा। मैं मान रहा हूं कि हर एक पाथ में तीन कॉइल हैं और उन तीनों कॉइल का टोटल रजिस्टेंस है 0.1। हर एक पैरेलल पाथ का रजिस्टेंस है 0.1 ओम। ठीक है, समझिएगा, लिख रहा हूं। लेट लेट ईच पैरेलल पाथ, ईच पैरेलल पाथ each parallel path having resistance इक्वल टू 0.1। समझाने के लिए एक नॉर्मल डाटा ले लीजिए। ठीक है, चलो, वेरी गुड। इधर आ जाओ। अब मैं फिगर बना रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। चलो, लैप वाइंडिंग ले रहा हूं। चार पोल की मशीन है तो चार ब्रश होंगे। एक, ब्रश नंबर टू, ब्रश नंबर थ्री, एंड द ब्रश नंबर फोर। हर एक पैरेलल पाथ दो ब्रश के अंडर पे लगा होगा। दिस इज B1, दिस इज B2, दिस इज B3 एंड दिस इज B4। ठीक है, नाउ आपका पहला पैरेलल पाथ B1 और B2 के बीच में लगा था। पहला पैरेलल पाथ B1 और B2 के बीच में लगा था। और इसमें तीन कॉइल थी, तीनों कॉइल को मिलाकर मैंने एक कॉइल बना दिया है।
3 टर्न की एक कॉइल बना दिया है, 1 2 3, और इसका टोटल रेजिस्टेंस मैं दिखा देता हूं लाइक दिस। ठीक है, इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा और टोटल इस पाथ के क्रॉस जो वोल्टेज होगा लोड वोल्टेज के बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तीनों मैंने कॉइल को मिला दिया और तीनों का रेजिस्टेंस मैं लिख दिया है 0.1 ओम। दूसरा जो पैरेलल पाथ है वो आपका B2 और B3 के बीच में कनेक्ट होगा, और इस पाथ का भी रेजिस्टेंस है 0.1 ओम। तीसरा पैरेलल पाथ एक दो तीन 0.1 ओम, दिस इज द लाइक दिस। और चौथा पैरेलल पाथ ये, ठीक है, लाइक दिस। नाउ यहां से B1 और B2 को शॉर्ट किया गया है, B1 और B3 को शॉर्ट किया गया है, और इनको मिला के एक टर्मिनल निकाला गया है A0, A1, और B2 और B4 को शॉर्ट किया गया है, और इन दोनों को शॉर्ट करके जो टर्मिनल बनाया गया वो A2 बनाया गया। इसके बीच में लोड कनेक्ट है। ध्यान से देखिएगा, दिस इज द लोड। लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज आपको चाहिए? 50 वोल्ट चाहिए। कितना वोल्टेज चाहिए? 50 वोल्ट। लोड के क्रॉस मुझे कितना वोल्टेज चाहिए? 50 वोल्ट। और लोड से कितना करंट पास कराना है? 100 एम्पियर। जो जनरेटर है वो लोड के क्रॉस 50 वोल्ट डिलीवर करना चाहिए, और कितना करंट? 100 एम्पियर। तो मुझे देखना है कि आपका हर एक पैरेलल पाथ में कितना कितना करंट फ्लो करेगा और हर एक पैरेलल पाथ में कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है, हर एक कॉइल के क्रॉस बराबर बराबर वोल्टेज इंड्यूस होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कितना कितना वोल्टेज? अगर आपको लोड के क्रॉस 50 वोल्ट चाहिए, हेलो हेलो, लोड के क्रॉस अगर आपको 50 वोल्ट चाहिए तो वाइंडिंग, हर एक वाइंडिंग के क्रॉस कितना वोल्टेज आना चाहिए? 50 वोल्ट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? पैरेलल में ना। और आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा अभी निकालते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। पहले करंट दिखाता हूं, करंट। हेलो, बैलेंस कंडीशन है ना, बैलेंस कंडीशन है, हर एक पाथ में करंट कैसा होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? हेलो, बैलेंस कंडीशन है क्योंकि ईएमएफ हर एक पाथ के क्रॉस वोल्टेज क्या है? सेम है। रजिस्टेंस भी हर एक पाथ का सेम है, ठीक है। ईएमएफ भी जो जनरेट होगा वो क्या होगा? सेम। तो ड्रॉप भी आपका क्या होगा? सेम होगा। रजिस्टर करंट भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बैलेंस कंडीशन पे। चलो ध्यान से सुनिएगा,
आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बैलेंस कंडीशन हर एक कॉइल के क्रॉस वोल्टेज कैसा होगा, बराबर बराबर होगा। ठीक है, बराबर बराबर होगा। मान लेता हूं कितना वोल्टेज है, 55 वोल्ट है। 55 वोल्ट में से कुछ यहां ड्रॉप हो जाएगा, टोटल कितना बचेगा 50। यहां पर कितना बचेगा, 55 में से यहां ड्रॉप हो जाएगा 50। 55 में से यहाँ रजिस्टर में ड्रॉप होगा, कितना आएगा 50। यहाँ पर 50, लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज है 50। क्या मेरी बात समझे? अगर यहाँ पर 55 वोल्ट इंड्यूस हो रहा है, 55 वोल्ट क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। कैसे इंड्यूस हो रहा है समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। ये वाला जो है आपका, जो पहला वाला पाथ है वो किस किस पोल के अंडर में है? पहला वाला पाथ N1 और S1 के अंडर में है। दूसरा वाला पाथ S1 और N2 के अंडर में है। तीसरा वाला पाथ N2 और S2 के अंडर में है। और ये चौथा वाला पाथ आपका S2 और N1 के अंडर में। बैलेंस कंडीशन माना, हेलो, बैलेंस कंडीशन, अगर बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है तो हर एक पाथ में जो कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस होगा वो बराबर बराबर होगा। बराबर बराबर होगा ना, कि नहीं होगा? भाई अभी बताया था बैलेंस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में हर एक वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज कैसा होगा, बराबर बराबर होगा। ठीक है, चलो कैसा वोल्टेज बता रहा हूं, बराबर बराबर। मान लेता हूं कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा, ध्यान से सुनिएगा। कितना वोल्टेज मान लेता हूं, 55 वोल्ट। वाइंडिंग में जनरेटेड ईएमएफ ज्यादा होगा। जनरेटेड ईएमएफ में क्या होगा, कुछ ड्रॉप होगा। इस ईएमएफ में कुछ ड्रॉप होगा। ड्रॉप होने के बाद वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज जो दिखेगा वही लोड के क्रॉस जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो भी वोल्टेज जनरेट होता है उसमें से कुछ ड्रॉप होता है। ड्रॉप होने के बाद जो वोल्टेज बचता है वो लोड के क्रॉस। लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज है, 50। इस 50 वोल्ट में इस ड्रॉप को ऐड कर देंगे तो जनरेटेड ईएमएफ आ जाएगा। तो जनरेटेड ईएमएफ थोड़ा सा बड़ा मानना पड़ेगा ना, सब सारे, क्योंकि फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान है तो हर एक वाइंडिंग में बराबर वोल्टेज मानो। मानो कितना वोल्टेज है, 55 वोल्ट है। कितना है, 55। ध्यान से देखिएगा, इस वाइंडिंग के क्रॉस भी कितना वोल्टेज मान रहा हूं, 55 वोल्ट। पहली वाइंडिंग के क्रॉस क्योंकि फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम है, कितना वोल्टेज मान रहा हूं, 55 वोल्ट। यहां पर भी कितना वोल्टेज आएगा, 55 वोल्ट आएगा। यहां पर भी कितना वोल्टेज आएगा, 55 वोल्ट आएगा। ये मैं अपनी तरफ से डाटा मान रहा हूं समझाने के लिए। और यहां पर कितना वोल्टेज आएगा, 55 वोल्ट। क्या मेरी बात क्लियर है? फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, हर एक कॉइल के क्रॉस बराबर बराबर वोल्टेज है। लोड के क्रॉस जितना वोल्टेज होता है, हेलो, लोड के क्रॉस जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज हर एक पैरेलल पाथ के। लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज है बताओ जरा। लोड के क्रॉस 50 वोल्ट चाहिए। ध्यान सुनिएगा, लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज है, तो इस पैरेलल पाथ के क्रॉस टोटल वोल्टेज बताओ। इस पैरेलल पाथ, ये वाला प्लस है ना बेटा, ये वाला प्लस है तो ये वाला प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा। मैं पोलैरिटी भी बना देता हूं, प्लस माइनस, ये शॉर्ट है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। इसके क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, 50 वोल्ट। इस वाले पैरेलल पाथ के क्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा, 50 वोल्ट आएगा। इस वाले पैरेलल पाथ के क्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा, 50 वोल्ट। मैंने बताया था हर एक पैरेलल पाथ के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, लोड वोल्टेज 50 वोल्ट। और इस वाले पैरेलल पाथ के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, 50 वोल्ट। ये बताओ आपको ये वाला वोल्टेज मालूम है, 55 वोल्ट है और अक्रॉस 50 वोल्ट, तो इस रजिस्टर के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा बता सकते हैं क्या? रजिस्टर, हेलो, वाइंडिंग में 55 वोल्ट जनरेट हो रहा है, अक्रॉस में 50 वोल्ट, तो हर एक रजिस्टर में कितना ड्रॉप होगा, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। तो हर एक पैरेलल पाथ में करंट बता सकते हैं कितना कितना करंट फ्लो करेगा। बैलेंस कंडीशन में ईएमएफ सेम है, हेलो, ईएमएफ सेम है, वाइंडिंग के क्रॉस लोड वोल्टेज आएगा तो आपका हर एक पाथ में बराबर बराबर जो है, हर एक पाथ में 5 वोल्ट 5 वोल्ट। हेलो, 55 में से 5 वोल्ट यहां ड्रॉप हो जाएगा तो बेटा
आपके पहले पैरेलल पाथ के क्रॉस कितना वोल्टेज, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट है तो लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज पर, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? करंट निकाल सकते हैं हर एक पैरेलल पाथ में बैलेंस कंडीशन में कितना करंट फ्लो करेगा, निकाल सकते हैं। चलो निकालो, रजिस्टर का करंट निकालूंगा और रजिस्टर का करंट कितना आएगा, करंट थ्रू द पैरेलल पाथ, करंट थ्रू पाथ, करंट थ्रू पाथ में निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिए हर एक पाथ में जो करंट होगा, कितना करंट होगा, पाथ में करंट, करंट इन ईच पैरेलल पाथ, बैलेंस कंडीशन में करंट इन ईच पैरेलल पाथ दैट इज इक्वल टू, हर एक पैरेलल पाथ में कितना करंट फ्लो करेगा, तो हर एक पैरेलल पाथ में रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मालूम है, रजिस्टेंस सेम है, वोल्टेज भी सेम है, रजिस्टेंस तो करंट भी सेम आएगा। रजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है, 5 वोल्ट, पाथ का रजिस्टेंस कितना है, 1 वोल्ट, कितना आएगा, दिस इज नथिंग बट द 50 एम्पियर आएगा। कितना करंट फ्लो करेगा, 50 एम्पियर, हर एक पाथ में कितना कितना करंट फ्लो करेगा, 50 एम्पियर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हर एक पाथ में 50 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। कैसे फ्लो करेगा दिखा रहा हूं, डायरेक्शन भी दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। लोड के क्रॉस कितना चाहिए, 100 एम्पियर का करंट चाहिए, 100 एम्पियर का करंट आएगा, ध्यान सुनिएगा। हर एक पाथ में 50-50 का एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, 100 एम्पियर। यहां से कितना करंट आएगा, 100 एम्पियर। और आप देखेंगे जो करंट है 100 एम्पियर इन दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 50 यहां से आएगा, 100 की जगह 200 मानते हैं, ठीक है, 100 की जगह कितना करंट मानते हैं, 200 एम्पियर का करंट, 200, ठीक है, 200 मान लेते हैं। लोड के क्रॉस वोल्टेज चाहिए था 50 वोल्ट और करंट कितना चाहिए था, 200 एम्पियर, ठीक है, दिस इज द 200 एम्पियर, 200 एम्पियर, ये 200 एम्पियर का करंट आएगा। और यहां पर डिवाइड होगा, 100 एम्पियर यहां जाएगा और 100 एम्पियर यहां जाएगा। 100 एम्पियर यहां पर जाने के बाद, ये जो 100 एम्पियर का करंट है, यहां पर जाने के बाद हर एक पाथ में कितना कितना करंट आना, 50-50 एम्पियर का करंट आना, ठीक है, ये आएगा, यहां भी 50 एम्पियर, यहां भी 50 एम्पियर, यहां पर ये करंट आएगा और डिवाइड हो जाएगा, 50 एम्पियर का करंट ऐसे पास करेगा, 50 एम्पियर का करंट ऐसे पास करेगा, यहां से 50 एम्पियर का करंट, यहां से 50 एम्पियर का करंट, ठीक है, यहां से भी आएगा 100 एम्पियर का करंट, और ये 100 एम्पियर का जो करंट है वो आपका डिवाइड हो जाएगा, दो पैरेलल पाथ है ना, यहां पर देखो मैंने थोड़ा सा वाइंडिंग गलत बना दी, ऐसे बनी, ये आएगा, यहां भी 50 एम्पियर का, यहां भी 50 एम्पियर का, ठीक है, यहां से 50 एम्पियर, यहां से 50 एम्पियर, और यहां से ये दोनों 50-50 एम्पियर के करंट फ्लो करके फिर से कितना करंट बना देंगे, 100 एम्पियर, यहां से 100 एम्पियर आएगा, ये दोनों मिलके फिर से कितना करंट बना देंगे, 100 एम्पियर, 100 एम्पियर, 100 एम्पियर मिला के फिर से कितना करंट हो जाएगा, 200 एम्पियर, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो करेगा बैलेंस कंडीशन में। हर एक पाथ में जो करंट है, इस वाले पाथ में डायरेक्शन दिखा रहा हूं, इस वाले पाथ में ऐसे 50 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इस वाले पाथ में ऐसे 50 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इस वाले पाथ में ऐसे 50 एम्पियर फ्लो कर रहा है, और इस वाले पाथ में ऐसे 50 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। बैलेंस कंडीशन में ऐसा होगा, ये मैंने करंट दिखाया है कि बैलेंस कंडीशन में 50 एम्पियर यहां पर, 50 एम्पियर यहां पर, 50 एम्पियर यहां पर, 50 एम्पियर यहां पर,
टोटल लोड के क्रॉस कितना 200 एम्पियर का करंट, और आपका हर एक और लोड के क्रॉस कितना 5 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही इतनी? ये बैलेंस कंडीशन पे है, बैलेंस कंडीशन। अब हम क्या करें, अनबैलेंस कंडीशन के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? अनबैलेंस कंडीशन। अनबैलेंस कंडीशन में क्या होगा कि एक जो पोल है उसका फ्लक्स क्या हो गया, बदल गया, तो आपका N1 का बदलेगा तो इस कॉइल के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाएगी, इस कॉइल के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, अगर यहां पर वोल्टेज कम हो जाएगा तो लोड के क्रॉस तो आपको तब भी 50 वोल्ट ही चाहिए, तो यहां पर वोल्टेज की वैल्यू, वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा, तो यहां पर करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और यहां पर आपका जो है वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या बैलेंस कंडीशन में किसी को दिक्कत है? बैलेंस कंडीशन में आपको मैंने दिखा दिया कि हर एक पाथ में 50-50 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, हर एक रजिस्टर में आपका ड्रॉप भी क्या है, सेम है। अनबैलेंस कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अनबैलेंस्ड लिखो, अनबैलेंस्ड कंडीशन। अब सर्कुलेटिंग करंट आएगा, देखिएगा, अनबैलेंस्ड फ्लक्स कंडीशन। अभी भी लोड के क्रॉस मान लीजिए अनबैलेंस कंडीशन है, लेकिन जनरेटर के क्रॉस कितना 85 वोल्ट चाहिए और 200 एम्पियर का करंट चाहिए। अगर यहाँ 50 वोल्ट चाहिए तो वाइंडिंग के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, अभी भी 50 वोल्ट आएगा, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू कम होने से यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू कम हो जाएगा। अगर यहाँ पर ईएमएफ कम हो जाएगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन लोड वोल्टेज सेम है, तो यहाँ पर आपका जो है करंट की वैल्यू बढ़नी पड़ेगी, तभी आपका करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो इसको मैं आपको कल बताता हूँ। ठीक है, दोनों की चीजें सिचुएशन को कंपेयर करके जो है। ठीक है, कल इसको डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा सा समझ के समझिएगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, ना होगा तो मैं कल आपको फिर से ये बता दूंगा, दोनों कंडीशन एक साथ बता दूंगा, क्योंकि उसमें भी अभी आधे घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, चलो इसके आगे कल देखते हैं। कल भी आपकी जो है क्लास में 7 बजे से स्टार्ट कर दूंगा जो है। ठीक है, चलो। नहीं, सिंक्रोनस की क्लास इस वीक नहीं है, इस वीक अभी सिंक्रोनस की क्लास नहीं है आपकी जो है।